हेलो एवरीवन। प्रिंट कल्चर चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर रहे थे क्वेश्चंस के हेल्प से। तो आज इस सीरीज़ में ये 4th लेक्चर होएगा। इससे पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर रखे हैं। ठीक है भाई, तो आज है क्वेश्चन नंबर 22। स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट गोइंग। सो क्वेश्चन नंबर 22, नेम द 14th century poet whose collected works are known as दीवान। यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में कि दीवान क्या होता है। तो दीवान कोई पोस्ट नहीं था, ये कलेक्टेड वर्क्स था। ठीक है, और इस कलेक्टेड वर्क को किसने कंपोज किया था, उस पोएट का नाम क्या था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसको आप एनसीईआरटी के बुक में भी आप देख सकते हैं। ये आप यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हफीज़ वाला जो ऑप्शन था वो था कहाँ पे एक्चुअल में। ओके, अंडरस्टैंड, लुक एट, हैव अ लुक। ये है इस क्वेश्चन का आंसर, हफीज़ और दीवान। ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो दीवान क्या था भाई, दीवान एक कलेक्टेड वर्क्स था। ठीक है, जिसको कंपोज किसने करा था, हफीज़ ने किया था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। नेम अ गुजराती न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1882। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि गुजराती न्यूज़पेपर का नाम बताना है जो 1822 में पब्लिश हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे समाचार। इसका राइट आंसर क्या होगा, बॉम्बे समाचार। आपको पता है कि उस टाइम पे गुजरात बॉम्बे प्रोविंस में आता था। तो बॉम्बे जो समाचार था ये गुजराती न्यूज़पेपर था। ठीक है भाई, अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखना चाहते हैं, यू कैन हैव अ लुक ऑन पेज नंबर 21। ओके, यू कैन हैव अ लुक। ये देखिए यहाँ पे है बॉम्बे समाचार गुजराती न्यूज़पेपर। ठीक है भाई, ये कब पब्लिश हुआ था, 1822 में। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। इसमें से इनकरेक्ट पेयर कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, राजा राम मोहन रॉय, क्या इन्होंने संवाद कौमुदी को पब्लिश किया था। तो ये राइट आंसर है। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी को पब्लिश किया था। ये इस संवाद कौमुदी में ये क्या पब्लिश करते थे, तो इनका टारगेट होता था सोसाइटी में जो भी इल प्रैक्टिसेस रिचुअल्स थे उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, उस पर कमेंट करते थे। जैसे सती प्रथा हो गया, जिसको सती सिस्टम या जौहर सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी, ये तो सही आंसर है। ठीक है, ये करेक्ट है। आपसे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट कौन सा है। शमसूल अखबार, ये पर्शियन न्यूज़पेपर था। अभी मैंने आपको जिस पेज में दिखाया था बॉम्बे समाचार वाला, सेम पेज पे ये आपको मिल जाएगा। तो शमसूल अखबार पर्शियन न्यूज़पेपर था, ये भी सही है। राम चड्ढा अमर जीवन लिखे थे, क्या ये राइट आंसर है, जी बिल्कुल नहीं। राम चड्ढा एक पंजाबी राइटर थे और इन्होंने स्त्री जीवन के बारे में बताया था, स्त्री धर्म विचार। ठीक है, कि स्त्री को, वाइफ्स को कैसे ओबीडिएंट होना है, सोसाइटी में वाइफ का क्या रोल है,
कैसे उनके कंडक्ट होने चाहिए डेली लाइफ में, इसके बारे में इन्होंने एक बुक लिखा था और उस बुक का नाम था स्त्री धर्म विचार। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अमर जीवन किसने लिखा था भाई? तो रास सुंदरी देवी ने लिखा था, जो बंगाल का फर्स्ट फुल फ्लेज ऑटोबायोग्राफी था अमर जीवन। अमर जीवन बोले तो माई लाइफ। ठीक है, ओके। डी ऑप्शन को देखते हैं, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी इन्होंने बुक लिखी थी, ये बिल्कुल सही बात है भाई। इस बुक में था क्या गुलामगिरी बुक में? तो इन्होंने सोसाइटी में जो इनजस्टिस होता था कास्ट सिस्टम को लेके, उस पर इन्होंने कमेंट किया था, इनजस्टिसेस ऑफ कास्ट सिस्टम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इनकरेक्ट पेयर कौन सा है यहाँ पे? तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 25, विच वॉज द फर्स्ट फुल फ्लेज ऑटोबायोग्राफी? मैंने आपको पहले ही बताया कि अमर जीवन, जिसको रास सुंदरी देवी ने लिखा था, दिस इज फर्स्ट फुल फ्लेज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है भाई, अमर जीवन माई लाइफ। ओके, इसके पीछे की मैंने कहानी भी बताई थी आपको कि ये एक कंजर्वेटिव फैमिली में इनकी शादी हुई थी, और आपको पता है कि सोसाइटी में वीमेंस को पढ़ना लिखना प्रोहिबिटेड था, उनको पढ़ना लिखना अलाउ नहीं था। तो ये घर में किचन में छिप छिप के लिखना पढ़ना स्टार्ट किया, और किचन में छिप के इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी। बाद में इसको पब्लिश किया गया और उसका नाम अमर जीवन रखा गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है आपको। आपको ये पता लगाना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो देखो, राज सुंदरी देवी ने क्या लिखा था भाई? राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन लिखा था। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, आपको करेक्ट बताना है। राम चड्ढा, ओके ओके ओके, आपको मैच द फॉलोइंग करना है, सॉरी मैच द फॉलोइंग करना है। तो राज सुंदरी देवी ने अमर जीवन लिखा था, ए का थर्ड हो गया। ठीक है, तो ए का थर्ड आप देखिए किस में है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। बाकी ये दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिए, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। चेक करते हैं। इसके बाद राम चड्ढा, राम चड्ढा को मैंने बताया था स्त्री धर्म विचार इन्होंने लिखा था, तो बी का ए ऑप्शन हो गया। बी का ए ऑप्शन ये वाला है, तो यही हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और रामचरितमानस तुलसी जी ने लिखा ही था, तुलसीदास ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ये देखिए, सीबीएसई ने 2020 में पूछ रखा है क्वेश्चंस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज पब्लिश्ड बाय द राजा राम मोहन राय? पहले ही हमने डिस्कस कर लिया था, आपको भी लर्न भी हो गया होगा। संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी। इस बुक में था क्या, इसमें ये लिखते क्या थे? ये एक मैगजीन टाइप का था, जनरल पेपर पब्लिश करते थे। तो इसमें ये सोसाइटी में जो भी इल प्रैक्टिसेस थे, रिचुअल्स थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे। और आपको पता है राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर भी थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री धर्म विचार पब्लिश्ड बाय, आई होप इट्स वेरी क्लियर। स्त्री धर्म विचार किसने लिखा था भाई? राम चड्ढा जी ने लिखा था, और ये पंजाब के थे। ठीक है, और इसमें इन्होंने सोसाइटी में वीमेंस के बारे में लिखा था कि उनका धर्म क्या होना चाहिए, उनके कंडक्ट क्या होने चाहिए, वाइफ्स को कैसे बिहेव करना चाहिए, उनका कंडक्ट कैसा होना चाहिए डेली लाइफ में, हाउ अ वीमेन कैन बी अ ओबीडियंट वाइफ। तो इस सब के बारे में इन्होंने लिखा था, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द मेन थीम ऑफ बुक छोटे और बड़े का सवाल। ओके, तो अब हम बात करते हैं छोटे और बड़े का सवाल, रिटन बाय काशी बाबा। कानपुर के एक मिल वर्कर थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी, और इस बुक का थीम क्या था? छोटे और बड़े का सवाल। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस बुक का थीम क्या था? इस बुक का थीम था, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, लिंक बिटवीन कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है भाई, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि छोटे और बड़े का सवाल मतलब कि सोसाइटी में एक छोटा क्लास था और एक बड़ा क्लास था। छोटा क्लास बोले तो जो पुअर पीपल थे, वर्कर पीपल थे। ठीक है,
और एक था हायर क्लास, बिजनेस क्लास जिसको बोल सकते हैं आप लोग, जो बड़े बड़े लोग होते थे, रिच पीपल होते थे, ऑनर होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे। तो उनके बीच के लिंक को दिखा रखा था कि कास्ट और क्लास में कैसे एक्सप्लाइटेशन होता है, वर्कर्स का, लोअर कास्ट का कैसे एक्सप्लाइटेशन होता है, उसके बारे में ये लिख रखे थे। ठीक है भाई, ओके। आपको पता है प्रिंट कल्चर आने के बाद वीमेन के लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी था प्रिंट कल्चर का। एट द सेम टाइम वर्कर्स पे भी प्रिंट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, इम्पैक्ट था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। ओके, सम न्यू स्ट्रैटेजी टू सेल बुक्स वर इनकॉर्पोरेटेड 19th century. These were periodicals with the serialized novels, cheap selling series, cheap paperback edition, etc. तो आपको ये बताना है कि आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द शीलिंग सीरीज़। आपको पता है कि ये जो बातें करी जा रही हैं ये सब शीलिंग सीरीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो शीलिंग सीरीज़ होते क्या थे ये एक्चुअली, तो ये चीप पेपर वाले, चीप एडिशन वाले कुछ पीरियोडिक, जैसे वेब सीरीज़ टाइप में कुछ पब्लिश होती थी बुक जो सस्ती होती थी। तो ये शीलिंग सीरीज़ था, इससे रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब कर रहा है शीलिंग सीरीज़ को? तो सीधी सी बात है, पॉपुलर वर्क्स था दैट वाज सोल्ड इन अ चीप सीरीज़। सस्ती ये बिकती थी उस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था शीलिंग सीरीज़, और ये पीरियोडिक होता था। तो अगर आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ गया कि राइट अ शॉर्ट नोट वो ऑन शीलिंग सीरीज़ या व्हाट वाज द शीलिंग सीरीज़, तो यू कैन एक्सप्लेन these lines. ठीक है, this is all about the शीलिंग series. Okay, next question. In which language manuscript of Rigveda was produced in 18th century? आपको पता है कि मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा में जो कुछ भी लिखा गया था, जो भी प्रोड्यूस हुआ था 18th सेंचुरी में, वो किस लैंग्वेज में प्रोड्यूस किया गया था? तो मलयालम में किया गया था। ये फिगर नंबर 18 पे होगा, चैप्टर के फिगर नंबर 18 पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है, कॉलम में आपको मैच करना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कॉलम ए से 2 कौन करेक्टली मैच्ड है। ठीक है भाई, तो देखो देवबंद सेमिनरी क्या था? देवबंद सेमिनरी आपको पता ही है कि ये सहारनपुर में एक देवबंद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ था। ठीक है, और यहाँ के जो स्कॉलर होते थे, स्पेशली मुस्लिम स्कॉलर होते थे जिनको उलामा बोलते थे, ये लोग फतवा इशू करते थे। इनको एक टाइम पे ऐसा हुआ था कि डर हो गया था ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ये लोग ज़्यादातर इनको फियर हो गया था, दे वर स्केयर्ड ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, कि मुस्लिम लोग अब कन्वर्ट हो जाएंगे क्रिश्चियनिटी में, इस बात को डर था। तो ये अपने रिलीजन को सुपीरियर दिखाने के लिए या अपने रिलीजन को बचाने के लिए इन्होंने बहुत से पम्पलेट वगैरह, फतवा वगैरह, रिटन डॉक्यूमेंट इन्होंने इशू करना स्टार्ट किया, यानी कि ये लोग फतवा इशू करते थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका ये आंसर हो जाएगा जो फतवा से रिलेटेड है कि पब्लिश थाउजेंड ऑफ फतवाज एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ इस्लामिक डॉक्ट्रिन। इसमें ये लोग एक्सप्लेन करते थे कि आप डेली लाइफ में जो डेली लाइफ में कोई मुस्लिम पीपल है, इस्लाम का फॉलोअर है, तो उसके कंडक्ट क्या होने चाहिए, उसके इस्लाम के जो डॉक्ट्रिन है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर जो भी इस्लामिक डॉक्ट्रिन को फॉलो नहीं करता, उसके अगेंस्ट एक फतवा, एक रिटन डॉक्यूमेंट इशू करा जाता था। ठीक है, यानी कि प्रिंट कल्चर का या प्रिंट मटेरियल का यूज़ करता था ये देवबंद सेमिनरी, जिसको हम लोग फतवा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नवल किशोर प्रेस। आपको पता है लखनऊ में रिलीजियस बुक को पब्लिश करने के लिए एक नवल किशोर प्रेस इस्टेब्लिश करी गई थी। ठीक है भाई, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन चैरिवरी। ठीक है, इंडियन शैरिवरी या चैरिवरी बोलते हैं इसको। तो इंडियन चैरिवरी आपको पता ही है कि ये एक कैरिकेचर्स था, ये एक
सटायरिकल कार्टून न्यूज़पेपर में छपते थे। कैरिकेचर्स बोलते हैं जिसको, व्यंग चित्र बोलते हैं। जस्ट लाइक अ कार्टून, कि कार्टून में किसी भी रिलीजियस और सोशल इशूज़ को टॉन्ट किया जाता, उस पर सटायर किया जाता, व्यंग करा जाता था इसको। ठीक है, ओके। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट वाज अ जनरल ऑफ कैरिकेचर एंड सटायर पब्लिश इन द लेट 19th सेंचुरी। स्पेशली ब्रिटिशर्स पे ये लोग सटायर करते थे न्यूज़पेपर वाले। ठीक है, एक जनरल पेपर होता था, उस पर यही वाला टॉन्ट वाला ही प्रिंट करते थे। जैसे सो सॉरी का एक एपिसोड आपने देखा होगा कि वीडियो में ये कैसे पॉलिटिकल लीडर्स को कमेंट करते हैं, उसको उस पर व्यंग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये ऑप्शन सिर्फ सही है, बाकी ये वाले का मैचिंग गलत है। ठीक है, ये मैथ सही नहीं है। बंगाल गजट, आपको पता ही है बंगाल गजट क्या था भाई? तो बंगाल गजट एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, ये क्या था? एक न्यूज़पेपर था जो एशिया का एंड इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर था। ठीक है भाई, और इसका जो पब्लिशर था, इसको जो इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था, उनका नाम था अगस्टस हिकी। आयरलैंड के थे ये। 1780 में इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर इन्होंने पब्लिश किया था और इंग्लिश न्यूज़पेपर था ये बंगाल गजट। तो ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर क्या था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हु एमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द केसरी। केसरी एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, केसरी एक न्यूज़पेपर था, और इस न्यूज़पेपर का जो पब्लिशर थे वो कौन थे भाई? तो देखिए, इसमें सभी ऑप्शंस गलत दे रखा है। इसके जो मेन पब्लिशर थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और इसी केसरी में पब्लिकेशन के वजह से इन्होंने कुछ पेट्रियाटिक एनकरेजिंग एडिटोरियल इन्होंने प्रिंट किया था, और इसके वजह से चापेकर जो ब्रदर थे उन्होंने वहाँ के एक ऑफिशियल का मर्डर कर दिया था इन्होंने। ठीक है, चापेकर ब्रदर्स ने। इसके वजह से बाल गंगाधर तिलक को 1908 में जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है भाई, ओके। तो ध्यान रखना, केसरी का संबंध या एसोसिएशन किससे है भाई? तो बाल गंगाधर तिलक से। ठीक है, एनसीईआरटी के इस चैप्टर का सबसे लास्ट पेज आप देखोगे, लास्ट पैराग्राफ, वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉपुलर वर्क रोट इन द चिप सीरीज इन 1920s इन इंग्लैंड वर कॉल्ड। आपको पता है एक पॉपुलर वर्क होता था इंग्लैंड में स्पेशली, जो बड़ा ही सस्ता होता था, सीरीज होता था, वो पीरियोडिक आता था। ठीक है, जैसे वेब सीरीज एपिसोड वाइज आता था। तो इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था शिलिंग सीरीज। ठीक है, शिलिंग सीरीज पहले भी हमने पढ़ रखा था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वाज कॉमन अमंग द राइटिंग ऑफ कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। तो देखिए, ये जो भी कैलाश बासिनी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, इनके जो राइटिंग होते थे, ये स्पेशली किस टॉपिक पे लिखते थे ये लोग? तो ये वीमेंस थी, और ये ज़्यादातर वीमेन के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करती थी। ठीक है, अपने बुक्स में, अपने राइटिंग में ये ज़्यादातर वीमेन के एक्सपीरियंस को शेयर करते थे ये लोग। फॉर एग्जाम्पल, एक वीमेन, इवन अपर कास्ट की जो वीमेन होती हैं, उनको ये लोग टारगेट करते थे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। इवन अपर क्लास के जो वीमेन होती थी, वो लाइफ कैसे जीती हैं, वो कैसे, उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे किसी ने बोला था कि जो इनका ससुराल होता है वो जस्ट लाइक अ जेल, इम्प्रिजनमेंट ही होता है वो, क्योंकि इनको उतना ज़्यादा परमिशन नहीं था, लिखने पढ़ने का भी परमिशन नहीं था। ठीक है भाई, तो ये वीमेन के एक्सपीरियंस को इन्होंने शेयर किया, लिखा इन्होंने। ठीक है, कैलाश बासिनी, ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई। ठीक है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज प्रिंटेड फर्स्ट बाय गटनबर्ग। गटनबर्ग आपको पता है मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस के ये फादर माने जाते हैं। ठीक है, जर्मन, ये एक जर्मन थे ये, और इन्होंने प्रेस का इजाद किया था, प्रिंटिंग प्रेस जो मैकेनिकल था। इससे पहले हैंड टेक्नोलॉजी, हैंड
प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज़ होता था, लेकिन गटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, तो सबसे पहले जब ये इनकी मशीन बन गई थी, एवरीथिंग वॉज ऑल सेट, तो इन्होंने सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया था। ठीक है भाई, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये 36 क्वेश्चन हो गए। आज हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस किया, और नेक्स्ट एपिसोड में एक लेक्चर और आएगा, ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सो स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग।